गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपमाइन परिवार में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर में आज हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर का, स्क्रीन के ऊपर है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस की यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए आप लोग, विश्व हीमोफीलिया दिवस तो इससे पहले हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। ये क्या है, एक आनुवंशिक बीमारी है। दूसरा यदि आप लोग बात करते हो कि हीमोफीलिया होता क्या है, तो इस हीमोफीलिया के अंदर एक बार यदि चोट लग जाती है व्यक्ति को, तो इसके अंदर ब्लड जो होता है, इस ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती। यानी जो रक्त होता है, ये रक्त कंटिन्यू क्या होता है, बहता रहता है। तो इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये होता है हीमोफीलिया। जैसे हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया, तो ये हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। दूसरा इसके अंदर यदि आप लोग बात करते हैं, तो इसका जो मुख्य वाहक होता है वो कौन होता है। तो इसका जो मुख्य वाहक होता है वो होता है पुरुष। और यदि हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में, तो हीमोफीलिया जो है इसके अंदर एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है। तो इसके अंदर एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है। तो इस रक्त प्रोटीन की जो कमी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर। अब देखिए आप लोग कि ये जो हीमोफीलिया जो रोग है, इसकी यदि आप लोग उत्पत्ति देखते हो, यानी इसने कहाँ से जन्म लिया, तो हीमोफीलिया जो है ये सबसे पहले ब्रिटेन की जो महारानी है, उसके ब्रिटेन की जो महारानी है वहाँ पर देखा गया था इस रोग को। तो इस हीमोफीलिया को हम लोग शाही डिजीज भी बोलते हैं। शाही रोग भी क्या कहते हैं, शाही रोग भी बोलते हैं किसको, हीमोफीलिया को। तो ये जो हीमोफीलिया है इसका मुख्य भाग कौन होगा, पुरुष होगा। अब आगे देखिए आप लोग, तो इसको कब मनाया गया। तो इसको मनाया गया 17 अप्रैल को। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 अप्रैल 2023 को मनाया गया हाल ही के अंदर। ठीक है। तो हीमोफीलिया की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द हीमोफीलिया जो है वो इस दिवस को मनाता है, किसको, विश्व हीमोफीलिया दिवस को। जैसे हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द हीमोफीलिया, तो ये जो संस्था, ये एक संगठन है जिसको WHO के द्वारा अधिकृत मान्यता प्राप्त है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था। तो जो ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द हीमोफीलिया है, तो इसका गठन हुआ था सन 1963 के अंदर। तो देखिए आप लोग कि ये हीमोफीलिया जो दिवस है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि जो आनुवंशिक रोग है और जो रक्तस्राव वाले रोग है, तो इन रक्तस्राव वाले रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17 अप्रैल। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग अप्रैल के जितने भी डेज हमारे, तो उन अप्रैल के डेज के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और ओडिशा का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो RBI का स्थापना दिवस
ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। दूसरा कौन सा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्कल दिवस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ओडिशा दिवस। जैसे देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता जो दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं, तो 5 अप्रैल को हमने मनाया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया हम लोगों ने, तो ये मनाया 5 अप्रैल को। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। यदि पूछे 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व होम्योपैथिक दिवस। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो ये मनाते हैं हम लोग 10 अप्रैल को। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 11 अप्रैल को हाल ही के अंदर कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये मनाई गई ज्योतिबा फूले जयंती। तो ये हाल ही के अंदर कब मनाई गई, तो ये मनाई गई थी 11 अप्रैल को। और 14 अप्रैल की हम लोग बात करते हैं, तो 14 अप्रैल को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, तो हमारे जो संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। तो भीमराव अंबेडकर जो जयंती है, ये हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। जैसे आप लोगों से बात करते हैं हम लोग, आज कौन सी डे हो गई, तो आज डे हो गया हमारा 17 अप्रैल। तो इस 17 अप्रैल को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, तो 17 अप्रैल को हम मनाते हैं 17 क्या, आज 18 अप्रैल है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 17 अप्रैल की। तो 17 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था कि 17 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 22 अप्रैल को पूछा जाए, तो 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग, तो 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 18 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये हमारे टोटल अप्रैल के जितने भी डेज थे, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि कौन से डे को क्या मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि हाल ही में असम में कितने नृत्यकारों और ढोल वादकों ने एक साथ बिहू नृत्य का प्रदर्शन करके गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं बिहू नृत्य की, तो ये जो बिहू नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो बिहू जो नृत्य है ये है असम का लोक नृत्य है। कौन सा, बिहू नृत्य। और ये जो बिहू नृत्य है, इसको हम लोग कब मनाते हैं, तो इसको जो असम के लोग हैं वो कब मनाते हैं, तो इसको मनाया जाता है जब नई फसल होती है। तो इस नई फसल के आगमन पर या फिर नई फसल की कटाई पर, है ना। जैसे ही नई फसल हुई तो उसकी यदि कटाई का टाइम आता है, तो उस टाइम भी हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, तो उस दिन में हम लोग मनाते हैं बिहू नृत्य। तो बिहू नृत्य का जो आयोजन होता है
वो कहाँ पर होता है? ये होता है असम के अंदर। तो इसका आयोजन होता है नई फसल के आगमन पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये जो बिहू नृत्य है ये एक वर्ष के अंदर 3 बार मनाते हैं। एक वर्ष के अंदर इसका कितनी बार आयोजन होता है? तो इसका 3 बार आयोजन किया जाता है। तो 3 बार आयोजन किया जाता है। तो देखिए आप लोग, तो एक तो किया जाता है भोगाली बिहू के रूप में, भोगाली बिहू। एक होता है माघ बिहू और एक होता है काटी बिहू। तो इसका एक वर्ष के अंदर 3 बार आयोजन किया जाता है असम के अंदर। तो जो भोगाली बिहू होता है इसको हम लोग कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं हम लोग वैसाख के टाइम, यानी वैसाख का हम लोग बोलते हैं हिंदू महीना। तो इसको मनाते हैं हम लोग जनवरी के टाइम। तो जनवरी में तो हम लोग मनाते हैं भोगाली बिहू। और माघ बिहू जो है ये कब मनाते हैं हम लोग? तो माघ बिहू जो है ये मनाते हैं अक्टूबर के टाइम, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर हाल ही के अंदर गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड बनाया इसने। तो लगभग कितने नृत्यकारों ने और ढोल वादकों ने एक साथ बिहू नृत्य का क्या किया है? प्रदर्शन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा हमारा लगभग 11,000। यानी जो 11,000 पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने एक साथ मतलब बिहू नृत्य का क्या किया? प्रदर्शन किया। तो इस प्रदर्शन के साथ इन्होंने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं असम की, तो असम के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री है हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग देखते हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, तो एस जयशंकर ने किस देश में टीका बूजी, ये जो है टीका बूजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट के ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इस ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इस ब्रिज का उद्घाटन किया है मोजाम्बिक के अंदर। तो ये एक प्रोजेक्ट है और ये वाला जो प्रोजेक्ट है टीकाबूजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट जो है, तो इस प्रोजेक्ट जो है ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ मोजाम्बिक से। मोजाम्बिक। और यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है बूजी नदी के ऊपर। तो इसको कहां पर बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है बूजी नदी के ऊपर। तो इसका जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, तो इस एस जयशंकर ने, यानी जो एस जयशंकर जी है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हाल ही के अंदर इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं बूजी नदी की, तो इस बूजी नदी की जो लंबाई है या फिर इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो वो लंबाई है 132 किलोमीटर। तो इस 132 किलोमीटर के प्रोजेक्ट की हाल ही के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्या किया? इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोजाम्बिक। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं मोजाम्बिक की, तो मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो है मपूतो। तो मपूतो किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है किनकी? मोजाम्बिक की। तो मोजाम्बिक के अंदर हाल ही के अंदर विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर ने इस प्रोजेक्ट का क्या किया है? शिलान्यास किया है, ठीक है ना।
अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए, क्योंकि ये हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि भारत और मोजाम्बिक के मध्य कौन सा यानी मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट का क्या किया गया, वर्चुअली उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि हाल ही में आईपीएल 2023 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो इसके अंदर देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल की, तो आईपीएल का मतलब क्या है, आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसका हाल ही के अंदर आयोजन चल रहा है। तो ये कौन से क्रम का आईपीएल है, तो ये है इसका 16वां संस्करण। ठीक है ना। तो इस आईपीएल के अंदर जो है वो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं कगिसो रबाडा। तो ये जो बने हैं कौन बने हैं, तो ये बने हैं कगिसो रबाडा। और ये जो कगिसो रबाडा है ये किस टीम से खेलते हैं, तो ये खेलते हैं पंजाब की टीम से। तो पंजाब की टीम से कौन खेलता है, तो ये खेलते हैं कगिसो रबाडा। तो इस कगिसो रबाडा ने हाल ही के अंदर क्या किया कि 64वें मैच में सबसे तेज कितने विकेट लिए, तो सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किनके नाम था, तो इससे पहले ये रिकॉर्ड नाम था श्रीलंका के तेज गेंदबाज जो है लसिथ मलिंगा जो है। तो लसिथ मलिंगा ने ये कितने मैचों में बनाया था ये रिकॉर्ड। तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं लसिथ मलिंगा। तो लसिथ मलिंगा जो है इन्होंने 70 मैच में ये कारनामा किया था, 70वें मैच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ये हो जाएगा कगिसो रबाडा। अब हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर WPL की। तो हाल ही के अंदर WPL का खिताब किस टीम ने जीता, WPL। तो ये WPL जो है इस WPL का हाल ही के अंदर जो है फर्स्ट संस्करण था। तो इस फर्स्ट संस्करण को हाल ही के अंदर कौन सी टीम ने जीता है खिताब, तो जैसे हम लोग बात करते हैं बम्बई इंडियन टीम की। तो बम्बई इंडियंस ने जो है WPL का खिताब जीता है। तो इन्होंने किनको हराया था फाइनल मैच के अंदर, तो इन्होंने हराया था दिल्ली को 7 विकेट से। और ये बम्बई इंडियंस जो टीम है तो इसकी कप्तान कौन थी, तो बम्बई इंडियंस टीम की जो कप्तान थी वो थी हरमनप्रीत कौर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आज का, ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग कि हाल ही में किस राज्य में सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देखिए हम जैसे बात करते हैं सौराष्ट्र तमिल संगम। तो ये जो सौराष्ट्र तमिल संगम है तो इसका आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन चल रहा है अभी हाल ही के अंदर। तो इसका आयोजन जो है वो 17 अप्रैल से चल रहा है। और ये कितने दिन चलेगा, तो ये चलेगा 10 दिन और। तो सौराष्ट्र तमिल संगम जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि सौराष्ट्र यानी गुजरात, और तमिल की बात करते हैं तो ये कौन सा है, तमिलनाडु यानी
गुजरात और तमिलनाडु के मध्य, गुजरात और तमिलनाडु के मध्य पुरानी संस्कृतियों को, पुरानी संस्कृतियों को जोड़ने के उद्देश्य से, जोड़ने के उद्देश्य से जो है हाल ही के अंदर सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है गुजरात के, गुजरात के सोमनाथ में। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है गुजरात के सोमनाथ में। तो इसका वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है भारत के जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। श्री राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है ना। तो सौराष्ट्र तमिल संगम जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह ने इनका उद्घाटन किया है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा गुजरात। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सौराष्ट्र की, तो हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि ये जो सौराष्ट्र है ये चर्चा के अंदर है। तो सौराष्ट्र में आप लोगों को पता है कि इस सौराष्ट्र ने जो रणजी ट्रॉफी है, तो इस रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? सौराष्ट्र ने। दूसरा देखिए आप लोग, एक ट्रॉफी और होती है विजय हजारे। तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है हाँ ये भी किसने जीती है? तो ये भी जीती है सौराष्ट्र ने, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत जो है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना है वो बना है अमेरिका। तो अमेरिका इसमें फर्स्ट स्थान पर है। तो अमेरिका और भारत के मध्य हाल ही के अंदर कितने मतलब कितने डॉलर अरब का समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के मध्य 128 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, ठीक है ना। यानी भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है तो वो देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर किसका है? तो दूसरा स्थान है चाइना का, और तीसरा स्थान इसके अंदर किसका है? तो ये है यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात का। अब देखिए आप लोग, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है तो वो तो हो जाएगा अमेरिका। हाँ, अब जैसे हम लोग बात करते हैं भारत और अमेरिका की, तो भारत और अमेरिका के मध्य जो है हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर एक तो होता है आयात यानी इंपोर्ट, एक होता है निर्यात यानी एक्सपोर्ट। जैसे हम लोग बात करते हैं तो आयात को तो हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट,
और निर्यात को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। हाँ, अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आयात की, यानी विदेश से माल को मंगवाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयात। और निर्यात हम लोग किसको बोलते हैं कि जैसे भारत जो है वो किसी भी सामान को भारत से बाहर भेज रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग निर्यात, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, तो यदि हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका जो है इसने हाल ही के अंदर कितने अरब डॉलर का, यानी 128.55 अरब डॉलर का व्यापार किया है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं आयात और निर्यात की, तो जैसे देखिए आप लोग, तो यदि निर्यात जो है इसका मान ज़्यादा है आयात से, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी निर्यात ज़्यादा हुआ है आयात से, ठीक है ना। तो निर्यात यदि ज़्यादा है आयात से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं व्यापार अधिशेष। और व्यापार अधिशेष का मतलब क्या होता है, यानी भारत जो है इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट के अंदर है। तो अमेरिका के साथ तो क्या हुआ है हाल ही के अंदर, व्यापार अधिशेष हुआ है, यानी भारत जो है इसने अमेरिका के साथ जो है निर्यात ज़्यादा किया है। तो निर्यात कितना किया है इसके अंदर, तो ये किया है 78 अरब डॉलर का। और यदि आयात की बात करते हैं, तो आयात किया कितने का, 50 अरब डॉलर का, ठीक है ना। तो यदि निर्यात में से आयात को घटाएंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बचेगा, व्यापार अधिशेष। जैसे हम लोग बात करते हैं भारत और चीन की, तो भारत और चीन के मध्य आप लोगों को पता है, यानी भारत जो है वहां से सामान ज्यादा मंगवाता है, कहाँ से, चीन से। लेकिन जो चीन है वो हमारे इंडिया से जो है वो बहुत कम क्या करता है, खरीदता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर तो निर्यात ज्यादा था, तो भारत और चीन के बीच में हमारे क्या कंडीशन है कि आयात जो है वो ज्यादा है, किससे, निर्यात से ज्यादा है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि चीनी सामान जो होते हैं उनको हम लोग ज्यादा मंगवाते हैं इंडिया के अंदर, और निर्यात हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं भारत और चीन के मध्य, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं व्यापार आयात ज्यादा होगा निर्यात से, तो ये इसमें कौन सी कंडीशन होगी, तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन होगी वो होगी व्यापार घाटा की, ठीक है ना। यानी इसमें हमें क्या है, घाटा ही घाटा है। तो इससे हमारी जो जीडीपी होती है, तो वो जीडीपी जो है वो क्या होगी इसके अंदर, डिक्रीज होगी यदि चीन के साथ करते तो हम लोग, ठीक है ना। और यदि हम लोग अमेरिका के साथ करते हैं, तो अमेरिका के साथ हम लोग व्यापार करते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो हमारी जीडीपी है देश की, वो जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, हाल ही के अंदर, तो हाल ही में इंटरनेशनल बिग गेट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन सा देश बना है ना। तो हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल बिग गेट्स अलायंस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं IBC है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं IBC की है ना, तो हाल ही के अंदर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है भारत के, नरेंद्र मोदी जी, तो इन नरेंद्र मोदी जी जो है इसने हाल ही के अंदर किसका वर्चुअली उद्घाटन किया था, तो ये किया था IBC का, यानी इंटरनेशनल बिग गेट्स अलायंस का। तो इसके अंदर होगा क्या, तो देखिए आप लोग, तो इसके अंदर जो है वो कितनी प्रजाति आती है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है, यानी जो बिल्ली होती है, बिल्ली प्रजाति इसको हम लोग बोलते हैं, तो बिल्ली की कितनी प्रजाति आती है इसके अंदर, तो इसके अंदर आती है 7 प्रजातियां। तो इन 7 प्रजातियों को, यानी इन 7 प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से
भारत के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो उन मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का हाल के अंदर क्या किया था, वर्चुअली उद्घाटन किया था। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं 7 प्रजातियां कौन कौन सी आती है इसमें, तो इसमें आती है जैसे शेर, जैसे प्यूमा, जैसे हिम तेंदुआ, जैसे आता है चीता। तो ये क्या होती है, ये 7 प्रजातियां आती है इसके अंदर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के अंदर। तो इसका हाल ही के अंदर जो है वो संस्थापक सदस्य कौन बना है, तो इसके अंदर हाल ही के अंदर जो संस्थापक देश बना है वो बना है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेपाल, यानी सी ऑप्शन जिसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं भारत और नेपाल की, तो भारत और नेपाल के मध्य एक योजना थी, कौन सी, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत वर्सेज नेपाल, तो भारत और नेपाल के मध्य एक योजना थी पंचेश्वर बांध परियोजना। तो ये जो पंचेश्वर बांध परियोजना है, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो ये 1996 में बनी थी। और किस नदी पर बना था ये प्रोजेक्ट, तो ये बना था महाकाली नदी पर। तो महाकाली नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट बना था, तो ये बना था पंचेश्वर बांध परियोजना। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसको मंजूरी दी थी उस टाइम जो नेपाल के सीएम है, सॉरी नेपाल के जो प्रधानमंत्री है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस स्वीकृति को मंजूरी दी थी। ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं भारत और नेपाल की, तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और नेपाल के मध्य होता है संप्रीति जो युद्धाभ्यास है जो होता है भारत और नेपाल के मध्य। और भारत और नेपाल के मध्य हाल ही में एक विवाद चल रहा है, तो वो विवाद किसको लेकर है, तो वो विवाद है काला पानी लिपु लेक के बीच में। काला पानी जो लिपु लेक दर्रा है, तो ये विवाद किसके बीच में है, तो ये विवाद है भारत और नेपाल के मध्य में है। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और जैसे हाल ही में आप लोगों से पूछा जाए कि जो नेपाल है, इससे नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हाल ही के अंदर, तो ये बने रामचंद्र पोंडे। रामचंद्र पोंडे जो है ये हाल ही के अंदर नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप लोग कि भारत जो है इस भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य हाल ही के अंदर एक समझौता हुआ है। तो ये समझौता क्या हुआ है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है इसका निर्यात करेगा। यानी भारत कितने टन गेहूं भेजेगा वहां पर, तो ये भेजेगा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्या करेगा, निर्यात करेगा। तो ये गेहूं भेजने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है ना। तो इसके बीच में भी एक और है, तो इसके बीच में जो समझौता करवाया है वो किसने करवाया है, तो ये करवाया है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। जैसे देखिए आप लोग
तो ये समझौता किसने करवाया है? तो ये करवाया है विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है। तो इस विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये समझौता कराया है। यानी इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को कितने गेहूं निर्यात करेगा, यानी कितने गेहूं भेजेगा यहाँ से? तो वो भेजेगा 10,000 मीट्रिक टन। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये है एक तरीके से भारत का मैप। तो ये यहाँ पर पड़ता है इंडिया, यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान और यहाँ पर पड़ता है कौन? अफगानिस्तान। अब देखिए आप लोग कि इंडिया जो है ये अफगानिस्तान को कितने मीट्रिक टन गेहूं बेचता? तो ये बेचता 10,000 है ना मीट्रिक टन। लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान जाने के लिए है ना, तो ये जाने के लिए यहाँ पर ये बीच में कौन पड़ता है? तो बीच में पड़ता है पाकिस्तान। यानी जो पहले गेहूं निर्यात होते वो होते इस वाली साइड से, ठीक है ना। तो पहले भारत जाते, भारत के बाद पाकिस्तान में जाते और पाकिस्तान के बाद कहाँ पर जाते? वो जाते अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जो है इस पाकिस्तान ने यहाँ पर जाने के लिए क्या कर दिया है? मना कर दिया कि यहाँ पर होकर ट्रक नहीं गुजरना चाहिए, ठीक है ना। तो इंडिया ने क्या किया कि अपनी एक और परियोजना है, कौन सी? चाबार जो परियोजना है, तो इस सबसे पहले इंडिया जो है, तो इंडिया अब गेहूं जो भेजेगा वो कहां से होकर भेजेगा? तो ये जो चाबार परियोजना है तो ये कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है ईरान में, ठीक है ना। तो सबसे पहले भारत क्या करेगा कि समुद्र के रास्ते यहाँ पर भेजेगा, पहले चाबार पर, और चाबार से फिर कहां पर जाएंगे गेहूं? सड़क द्वारा। तो ये जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो समझौता हुआ है वो किसने किया है? तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम ने ये समझौता करवाया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली के अंदर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व आर्थिक फोरम, तो विश्व आर्थिक फोरम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1971 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है दावोस, स्विट्जरलैंड में। सॉरी, दावोस जो स्विट्जरलैंड है वहां पर तो इसकी शीतकालीन बैठक होती है। जो शीतकालीन बैठक होती है वो कहां पर होती है? वो तो होती है दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर, है ना। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो विश्व आर्थिक फोरम है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WHO। तो WHO की स्थापना कब हुई? ये हुई 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना। और तीसरा देखिए, विश्व वन्य जीव कोष, तो इसको हम लोग बोलते हैं WWF। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग बात करते हैं सॉरी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का। कि देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, तो इसका निर्माण कौन कर रहा है। तो जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है, तो इसका निर्माण कर रहा है सतलुज सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा। अब देखिए आप लोग आगे कि ये जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है, तो ये किस नदी पर स्टार्ट की जा रही है। तो ये स्टार्ट की जा रही है अरुण नदी पर। और ये जो अरुण नदी है ये कहां पर है। तो ये स्थित है नेपाल में। और ये जो जल विद्युत परियोजना है, तो ये कितने मेगावाट की परियोजना है। तो ये है 669 मेगावाट की परियोजना है। यानी इसके द्वारा 669 मेगावाट की क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ये लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो है, तो ये कहां पर स्टार्ट होगी। तो ये स्टार्ट होगी नेपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेपाल। तो आगे हम लोग बात करते हैं नेपाल के ना। तो ये जो सतलुज जल विद्युत परियोजना है, तो ये सतलुज की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें सतलुज की, तो जो सतलुज है, तो ये सतलुज नदी जो है भारत के अंदर किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये जो सतलुज नदी है, ये भारत के अंदर जो सिपकिला दर्रा है, इस सिपकिले दर्रे से क्या करती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है। कौन सी नदी, सतलुज नदी। तो ये सिपकिला दर्रा कहां पर है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, सिपकिला। तो इस सिपकिले दर्रे से जो सतलज नदी है, ये भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2005 के अंदर। ठीक है ना। तो इस कोष के अंदर जो है वो भारत कौन से स्थान पर है। तो पहले स्थान पर हम लोग बात करते हैं। तो पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है। और भारत जो है वो इस सूची के अंदर कौन से स्थान पर है। तो भारत है इसके अंदर चौथे स्थान पर। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। जैसे आप लोगों से पूछा जाए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो कितनी है। तो भारत कितने नंबर पर है। तो भारत है इसके अंदर 126वें नंबर पर। ठीक है ना। और यदि आप लोग बात करते हो फीफा के अंदर, तो फीफा के द्वारा हाल ही के अंदर रैंक जारी हुई थी। ठीक है ना। तो इस फीफा में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक है इसके अंदर 101वीं। जैसे हम लोग बात करते हैं एक और विश्व
हंगर इंडेक्स, यानी भूख जो सूचकांक है, तो इस भूख सूचकांक के अंदर जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? तो इसके अंदर भारत की जो रैंक है वो है 107वीं। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर मार दे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।